हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पार्ट 1 में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके थे। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कॉन्टिनेंट और ओशियंस के बारे में, और अब उसी से आगे बढ़ के हम कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। देखिए, जब भी आप मैप को स्टडी करते हो बेटा, है ना, किसको स्टडी करते हो? मैप को। तो मैप में आपको सारे कॉन्टिनेंट ओशियन दिखते हैं, पर बहुत सारी हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन दिखती है। ऐसी लाइनें दिखती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें दिखती हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्या इंडिकेट करती हैं बेटा? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दैट इज लैटिट्यूड, है ना, और जो वर्टिकल लाइन होती है दैट इज लॉन्जिट्यूड, है ना। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है तो डेफिनेशन बहुत ठीक ही, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से समझा रहा हूं ताकि आप इसे समझ लें। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको दिखता है। ठीक है, ये देखिए, ये मैप है। इस मैप में वर्टिकल लाइनें जो है, जो भी दिख रही हैं दैट इज लॉन्गिट्यूड, और हॉरिजॉन्टल लाइनें बेटा जो है वो है लैटिट्यूड। अब इन लैटिट्यूड में, लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं? लैटिट्यूड्स की, है ना। फिर टॉक अबाउट लैटिट्यूड्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं? 181। कितने लैटिट्यूड है बेटा? 181 लैटिट्यूड है अपने पास। और लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? लॉन्गिट्यूड की, तो वो कितने हैं? 360। इतने सारे लैटिट्यूड, इतने सारे लॉन्गिट्यूड, तो हमें इन सारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ चाहिए इंपॉर्टेंट वाले। इंपॉर्टेंट वाले जैसे ये तुम्हारा 66.5 नॉर्थ, 66.5 साउथ, 23.5 साउथ, 23.5 नॉर्थ, और ये 0 डिग्री। इन सारे लैटिट्यूड के कुछ नाम हैं, इन नाम आपको ध्यान रखने हैं, है ना। देखो, जो 66 वाला होता है बेटा, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्किल, है ना। ऊपर की तरफ है तो आर्कटिक सर्किल, और नीचे की तरफ है तो अंटार्कटिक सर्किल, याद रखिएगा। तो 66.5 आइदर नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, इनका नाम कुछ इस तरह से आप रख सकते हो। ऊपर आर्कटिक सर्किल है, नीचे अंटार्कटिक सर्किल। सिमिलरली 23.5, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रॉपिक्स बोलते हैं। ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। तो 23.5 में ऊपर नीचे ये है। बीच वाली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। क्या बोलते हैं बेटा? इसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस मैप पर, तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा, है ना। जैसे इक्वेटर को अगर ध्यान से देखोगे, सिर्फ ध्यान से देखो, तो इक्वेटर हमारे कितने कॉन्टिनेंट से पास हो रहा है? क्या बेटा? इक्वेटर। इक्वेटर की अगर हम बात करें तो इक्वेटर कितने कॉन्टिनेंट से पास हो रहा है? तो आप देख सकते हो, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, तो 3 कॉन्टिनेंट से, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देखो लाइन जा रही है। ये आपसे कोई पूछे कितने कॉन्टिनेंट से पास हो रहा है, कौन सा? कैप्रिकॉर्न की। तो कैप्रिकॉर्न भी अगर ध्यान से देखो तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, 3 कॉन्टिनेंट से जा रही है। और इसी तरह से अगर देखा जाए टॉपिक ऑफ कैंसर, क्या? टॉपिक ऑफ कैंसर, मेरा टॉपिक ऑफ कैंसर भी कितने कॉन्टिनेंट से जा रहा है? 3 कॉन्टिनेंट से जा रहा है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ठीक है, तो कोई भी लाइन 3 कॉन्टिनेंट से ज्यादा पास होती ही नहीं है। अब ये जो वर्टिकल लाइन है ना, लॉन्गिट्यूड है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन भी कितने कॉन्टिनेंट से जा रहा है? प्राइम मेरिडियन भी 3 कॉन्टिनेंट से, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। तो ये सारी की सारी लाइनें कोई भी 3 कॉन्टिनेंट से ज्यादा से पास नहीं हो रही। यह बात आपको दिमाग में सेट कर लेंगे। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन बहुत सिंपल से आता है, जो कि आप देख के एनालाइज करके बता सकते हो, लेकिन पेपर में मैप तो होता नहीं है, तो आप फंस जाते हो। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों लाइनें, इक्वेटर,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों पास होती है। तो कौन सा कॉन्टिनेंट है? अब आप इसे देख रहे होगे और बता रहे होगे, सब लोग फटाफट आंसर बता रहे होंगे, अफ्रीका अफ्रीका अफ्रीका। अगर ध्यान से देखो तो अफ्रीका से चारों लाइनें पास हो रही, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन, सब पास होती है। कहां से? इक्वेटर से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से वो पॉइंट जहां पर प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर एक दूसरे को कट करते हैं, तो मैप नहीं होता आपके पास तो हम आंखें बंद करते हो, तो अफ्रीका होगा, क्योंकि अफ्रीका से दोनों जाते हैं। नहीं देखो कहां से कटा, ये आपका एरिया जो है ये है आपका अटलांटिक ओशियन का। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मैप से ही समझ में आएगी। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इक्वेटर्स पे जाते हैं, है ना। देखो ये आपका वर्ल्ड का बढ़िया शानदार मैप है, इसमें सारे चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको दिख रही है। कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीचे छिपा हुआ है अंटार्कटिका, जहां कोई रहता नहीं ना। चलो अब आते हैं इक्वेटर पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ठीक है, इक्वेटर में बेटा हमारे पास टोटल कुल मिला के 13 कंट्रीज पाई जाती है। हाउ मेनी कंट्रीज आर इक्वेटर एट इक्वेटर्स? तो देयर आर 13 कंट्रीज विच आर मेनली इन इक्वेटर, है ना। 3 साउथ अमेरिका से, 3 एशिया से और बची हुई 7 अफ्रीका से, है ना। अब इनके नाम देख लीजिए, नाम देखोगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। इधर से शुरू करो, कोलंबिया, यूक्रेन, ब्राजील, ये हो गए। अब इधर वाले 3 देखो, किरीपति, इंडोनेशिया, मालदीव्स, है ना। अब बचा बीच का 7, सो टोम एंड प्रिंसिपी, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, उगांडा, ठीक है, सोमालिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड केनिया। तो देखिए ये हो गए आपके इक्वेटर की कंट्रीज। अब तुम कहोगे सर हम कैसे याद करेंगे? तो चलो, इंडिया इज अ जुगाड़ कंट्री, मैं आपको एक जुगाड़ बता देता हूँ। एक आपको वर्ड याद रखना है, मिस किरीपति ग्रीक से बिहार होते, बिहार और बिहार से यूके चली गई, है ना। सिंपल सा वर्ड याद रखिए, मिस किरीपति, ठीक है, ग्रीक से बिहार होते हुए यूके चली गई, है ना। अब ध्यान से देखिए, देखिए यहां से आपको मिल जाएगा, जैसे एम से आपका मालदीव हो गया, आई से इंडोनेशिया हो गया, एस से सोमालिया हो गया, ठीक है, दूसरे एस से सोटोमेन प्रिंसिपी हो गया, फिर किरीबती पूरा नाम आ गया, फिर जी से आपका गैबन हो गया, ठीक है, आर से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, सी से कॉन्गो हो गया, ठीक है, ई से इक्वाडोर हो गया, है ना, ठीक, फिर बी से ब्राजील हो गया, फिर यू से उगांडा हो गया, के से केनिया हो गया, सी से आपका कोलंबिया हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको सारे के सारे कंट्रीज एक ही वर्ड में मिल गए। तो अगर मान लो कंट्री वगैरह भूल जाते हो तो ये वर्ड याद कर लो, मिस किरीपति ग्रीक से होते हुए, ग्रीक से बिहार होते हुए यूके चली गई, है ना। बस इसको याद रखना है और 13 कंट्रीज के नाम आपको अपने आप ही यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं याद रखना है तो ऐसे ही सारी चीजें याद कर लो, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान सा है, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो आपका इक्वेटर्स जो होती है लाइंस नहीं होती, एक एंगल होता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इक्वेटर या लैटिट्यूड्स है ना। तो ये इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, आर्टिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस तरीके से इसका 3D फिगर है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। ये आपके लंबे लंबे लाइंस क्या जा रही है बेटा? लॉन्गिट्यूड जा रही है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको दिख रही है वो लैटिट्यूड्स है। इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं और हमने
लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख लिया, इक्वेटर पे कितनी कंट्रीज है हमारे पास, 13 है। अब थोड़ा सा देखो, हमारा अर्थ जो है सन के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ना, ऐसा रिवॉल्व करता है किस तरह की ऑर्बिट में, एलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना। ये तुम्हारा अर्थ है, एक टाइम पे यहाँ पर, एक टाइम पे यहाँ पर, और ये दो तरह के मोशन है, रोटेशन और रेवोल्यूशन। तो ये क्या चल रहा है, रेवोल्यूशन। अब इस कंडीशन में चलते हुए एक टाइम ऐसा आता है सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाती है। तो जब इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होती है, इसको हम बोलते हैं एपहेलियन, और जब इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम होती है बेटा, इसे बोलते हैं पेरिहेलियन, है कि नहीं। इसी तरह से हमारे पास क्या है, हमारे पास अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व कर रहा है, मून कर रहा है। एक टाइम में इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम, और एक टाइम में इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होती है। तो इनके बीच की डिस्टेंस जब मिनिमम होती है, इसे बोलते हैं पेरिजी, और इसको बोलते हैं एपोजी। ठीक, अब इसको लेकर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे याद करें, क्या याद करें, कोई हमें सरल तरीका बता दे। तो देखो, बहुत आसान सी चीज है, P फॉर पास, A फॉर अपार्ट। P वाला पास है, A वाला दूर का है, ठीक है। तो P वाला आपको मिल गया, पेरी पेरीहेलियन को जी मिला, आपको समझ में आ गया P से शुरू हो रहा है, इसका मतलब मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पास वाली है ना। अब दोनों में पेरी है, लेकिन याद रखना जो बीच में होता है उसका नाम आखिरी में लगा होता है। देखो यहाँ पर बीच में कौन है, यहाँ पर बीच में बेटा आपके पास है सन। सन को हम इंग्लिश में हेलियन भी बोलते हैं। तो हेलियन मतलब सन, बीच में अगर सन है तो उसके चारों तरफ कौन रोटेट करेगा, अर्थ। तो पेरीहेलियन किसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस है, सन और अर्थ के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है। सिमिलरली पेरीजी, जी आखिरी में लगा जी, जियो, जियो मतलब ये सिम नहीं, जियो मतलब होता है अर्थ। तो यहाँ पे बोल रहा है भैया आखिरी में लगा है बीच में क्या, जियो। जियो मतलब बीच में कौन है, अर्थ। अर्थ अगर बीच में चारों तरफ कौन रिवॉल्व करेगा, मून। तो पेरिस जी किसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस है, अर्थ और मून के बीच की। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो और इसके आंसर्स लगा सकते हो। वैसे अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसे मैच भी कर सकते हो और बता भी सकते हो। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने बात किया था अर्थ के बारे में, अर्थ चल रहा था, अर्थ में हमारे पास अर्थ के काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे हमने बात किया था अर्थ में कितनी लेयर पाई जा रही है बेटा, 3 लेयर पाई जा रही है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। तो बाहर की लेयर है क्रस्ट, बीच की लेयर क्या है, मेंटल, सबसे अंदर की लेयर क्या है, कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे बाहर की लेयर को हम क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाली लेयर को मेंटल बोलते हैं, और अंदर वाली लेयर को कोर बोलते हैं। सियाल, सीमा और नाइफे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब अगर हम बात करते हैं तो इसी के चारों तरफ हमारे पास बहुत कुछ चीजें पाई जा रही है। इसी के चारों तरफ हमें मिलता है अर्थ का एटमॉस्फेयर, है ना। मैंने आपको बताया था अर्थ की एज कितनी बेटा, 4.6 बिलियन ईयर। तो अर्थ धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ, तो भारी एलिमेंट ने कोर बनाया, हल्के एलिमेंट ने मेंटल, और हल्के एलिमेंट ने क्रस्ट, और जो गैसेज बची वो बाहर निकली, ग्रेविटी ने रोका और एटमॉस्फेयर तैयार हो गया। तो अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर मतलब अर्थ के सराउंडिंग में जो गैसेस है तो कहां से निकली, अर्थ के अंदर से। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट है बेटा, 78%। फिर दूसरी सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, कितने परसेंट है, 21%। दोनों को ऐड कर दो, 9 + 9 99%। तो 1% क्या बचा बेटा, 1% बचा अदर गैसेस, है ना, अदर गैसेस। अब इस अदर गैसेस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जा रही है वो पूछा जाता है। तो ऑर्गन, ऑर्गन पाई जाती है 0.93%, ठीक है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। तो
हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैस पाई जा रही है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी इसका अरेंजमेंट करने को दे देता है, अरेंजमेंट आपको कुछ इस तरीके से बना के लिख लेना है, अरेंज करने को दे देगा तो इस तरह से आप इसे अरेंज कर। क्लियर है? तो एटमॉस्फेयर में जो चीजें पाई जा रही है हमने उसको यहाँ पर समझ लिया है। अब थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अर्थ में जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो अर्थ में अंदर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है ना, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अंदर क्या है हमें कैसे पता चले? ठीक है, तो अर्थ की फिर हम सब डिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपका क्रस्ट है, क्रस्ट में पार्ट है अपर क्रस्ट, नीचे वाला पार्ट इसका कहलाता है लोअर क्रस्ट। मेंटल में भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और कोर में आपका आउटर कोर और इनर कोर। याद रखिएगा कोर का जो आउटर पार्ट है वो कैसा है? लिक्विड है। अब कोर का जो इनर पार्ट है वो कैसा है बेटा? सॉलिड है। कोई आपसे पूछे कि कोर का कौन सा हिस्सा सॉलिड है, तो इनर पार्ट। कौन सा लिक्विड है? आउटर। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप चीजें याद रखोगे तो काफी सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी और आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, चलिए यहां तक तो बात क्लियर है। ठीक, हमारे अर्थ में इक्वेटर 0 0 की लाइन है। इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसके ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर क्या करता है बेटा? इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का पार्ट बेटा क्या कहलाता है? सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड which divide earth into two equal half. Upper part is known as northern hemisphere, lower part is known as southern hemisphere. अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक लाइन आ जाती है, तुम्हारा कौन सी लाइन आ जाता है? ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 नॉर्थ एंड दूसरी वाली आ जाएगी 23.5 साउथ, और फिर ऊपर तुम्हारा आ जाएगा 66.5 नॉर्थ और 66.5 साउथ। तो ये 90 और 90 साउथ एंड, ठीक है, पोल्स हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इस तरह से पूरे अर्थ का डिवाइडेशन है। अब इस डिवाइडेशन के चलते सन की रेस कहीं पर ज्यादा पड़ रही है, कहीं पर कम पड़ रही है। एटलीस्ट ट्रॉपिक्स के बीच में सन की रेस सबसे ज्यादा पड़ती है ना, और इसके अलावा धीरे धीरे करके ऊपर जाते जाते सन की रेस कम पड़ती है, जिसकी वजह से पूरे एरिया को हमने अलग अलग हीट जोन में डिवाइड कर लिया है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं बेटा तो ध्यान से देखिए, देखिए ये वाला एरिया कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। कौन सा रीजन? ट्रॉपिकल रीजन। ये वाला रीजन कहलाता है टेम्परेट रीजन। ये वाला भी कैसा है? टेम्परेट। ये वाला कैसा है? फ्रिजिड। ये वाला भी कैसा है? फ्रिजिड जोन। पूरे अर्थ में कितने हीट जोन पाए जाते हैं? 5। एक ट्रॉपिकल जो बहुत बड़ा जोन है, उसके ऊपर टेम्परेट, उसके नीचे भी टेम्परेट, टेम्परेट के ऊपर फ्रिजिड, ऊपर नीचे भी फ्रिजिड। कौन सा जोन किस किस एरिया तक फैला है ये आपको बात क्लियर है, इसे ध्यान रखिएगा। पेपर में अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस याद रखने पड़ेंगे और इसको ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, मैंने एक बात करी थी कि 3 लाइनें हमारे पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर पर हमने अभी देख लिया कितने कंट्रीज से बेटा? इक्वेटर पे आपके 13 कंट्रीज, 13 कंट्रीज। टॉपिक ऑफ कैंसर पे कितने कंट्रीज हैं? 17 कंट्रीज हैं। और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर कितने कंट्रीज हैं? 10 कंट्रीज। मैप पर इनको देखिएगा और इनको लोकेट करने की कोशिश करिएगा।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर रहेगा तो पेपर में आपको याद हो जाएगा और बहुत आसान से है ना, और मुश्किल नहीं है। जैसे कि टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन पे अगर हम देखते हैं तो इसके लिए हम एक ट्रिक बना सकते हैं, है ना। कैप्रिकॉन पे ज्यादा कंट्रीज नहीं, सिर्फ 10 ही कंट्रीज है, तो इन 10 कंट्रीज की आसान सी ट्रिक है क्या, बाबा ने प्रयागराज के मंदिर में नारियल चढ़ाया, है ना। तो बहुत आसान सी ट्रिक है, आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हो, है ना। ठीक है, बाबा ने बाबा ने प्रयागराज के मंदिर में नारियल चढ़ाया। नारियल चढ़ाया। कैप्रिकॉन पे 10 देश हैं, कितने देश हैं? 10। उसके लिए हमने एक ट्रिक बना ली, बाबा ने प्रयागराज के मंदिर में नारियल चढ़ाया थे, है ना। अब इसको आप देखेंगे तो आपको सारे के सारे कंट्रीज यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। बी फॉर बोत्सवाना, ए फॉर अर्जेंटीना, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, है ना। देन पी फॉर पैराग्वे, एम फॉर मोजाम्बिक, दूसरा एम है मेडागास्कर, फिर नमीबिया, चिली और साउथ अफ्रीका। तो आपके 10 के 10 कंट्रीज यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 कंट्रीज यहाँ पर हो जाएंगे। आप इसे ध्यान कर सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी ट्रिक्स बना सकते हो, है ना। देखो कैप्रिकॉन के जो 10 देश है मैं यहाँ पे किनारे लिख भी देता हूँ ताकि आपको आसानी से ध्यान हो जाए, है ना। पहला है बोत्सवाना, ठीक है। दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा आपका ब्राजील, चौथा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पी से पैराग्वे, ठीक है। देन आपका एम से आपका आ जाता है क्या, एम से आ जाता है मोजाम्बिक, ठीक है बच्चों। फिर अगले एम से आपका आ गया मेडागास्कर, मेडागास्कर, ठीक। फिर 8 नंबर पे आपका आ जाएगा एन, एन से आ गया नमीबिया, ठीक। 9 नंबर पर चिली और 10 नंबर पे एस से रहेगा साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये 10 के 10 देश आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो इस तरीके से आप ट्रिक्स भी बना सकते हो, और ट्रिक्स नहीं भी बनाना है तो आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हो, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर 17 देशों से होकर जा रहा है, बट इन 17 में से 8 कंट्रीज कहाँ की बेटा, एशिया की है। तो इन 8 कंट्रीज को आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है ना। इनको तो याद रखना ही है, पूरे 17 ना याद करो, इन 8 को याद कर लो, है ना। तो इसको याद रखने का सीधा सा ठीक है, ओस आई सी बी एम टी, ओस आई सी बी एम टी, है ना। ये वो एशिया के कंट्रीज के नाम है, इन शॉर्ट एब्रीवेशन में, जो टॉपिक ऑफ कैंसर पे है ना। कौन कौन से हैं इनके नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ओ से आपका क्या हो जाएगा बेटा, ओमान, ठीक है। यू से यूएई, एस से सऊदी, आई से इंडिया, सी से चाइना, बी से बेटा बांग्लादेश, एम से म्यांमार और टी से है आपका ताइवान। तो इस तरह से देखा जाए तो ये 8 कंट्रीज एशिया में है जहां से टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। पूरे के पूरे नहीं याद कर पा रहे तो इतने याद कर लीजिए, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं इनको याद करने के लिए आपको कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने कुछ आसान तरीके आपको बताए हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बाबा ने प्रयागराज के मंदिर में नारियल चढ़ाया से,
है ना। एक ये वर्ड हो गया। दूसरा टॉपिक ऑफ सॉरी इक्वेटर के लिए मैंने आपको एक बताया था, ठीक है ना, ये वाला। मिस किरीवती ग्रीक से बिहार होते हुए यूके चली गई। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए बड़ा आसान रहेगा इन सब चीजों को समझना। तो ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट पार्ट था। अब हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए इतना लेते हैं। थैंक यू।